दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आखिर वो कौन सी नौबत आ गई जिसमें गुजरात में मंत्रियों के धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह गांधीनगर की फ्लाइट पकड़ने की बजाय पटना की फ्लाइट पकड़ने पर मजबूर हो गए। आखिर गुजरात लॉबी की वो कौन सी साजिश थी जिसे नीतीश कुमार के सामने लीक कर दिया गया या लीक हो गया, और कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए जिसमें सरकार भी अपना, सिस्टम भी अपना, चार्टर्ड फ्लाइट भी अपने लोगों की, फिर भी मौजूदा दौर में मोदी सरकार के नंबर 2 माने जाने वाले अमित शाह को पटना जाना पड़ा। क्या नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है? और इन सब के बीच नीतीश कुमार नाराज क्यों है? क्या चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाना ही इतना बड़ा मुद्दा है? क्या एनडीए गठबंधन के अंदर जिस तरह से उनके नाम का ऐलान अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं किया जाना, यह बड़ा मुद्दा है? सीट शेयरिंग में किसको कितनी सीटें और कौन सी सीटें दी गई, यह मुद्दा है? या अंततः जिस प्रकार का सामाजिक गठबंधन दोनों के, यानी भाजपा और जदयू के कोर वोटर्स के बीच था, उस सामाजिक गठबंधन के दरक जाने से अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो रही है। कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार की नाराजगी है। नीतीश कुमार की नाराजगी। और नीतीश कुमार की नाराजगी कौन सी परिस्थिति में? सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी उनके गठबंधन का हिस्सा बने। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान, वो चिराग पासवान जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी की 2020 के चुनाव में सब दुर्दशा करा दी, टारगेटेड तरीके से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़े, नीतीश कुमार को जेल भेजने की बातें कर रहे थे, वो नीतीश कुमार चिराग पासवान को इस गठबंधन में रखे जाने और 29 सीटें दिए जाने को भला कैसे बर्दाश्त कर लेते? ये सारी परिस्थितियां एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां इस सवाल का जवाब ढूंढना लाजमी हो जाता है कि आखिर कैसे नीतीश कुमार और लालू यादव ने पिछले 35 सालों से बिहार की सियासत में को अपने लगाम में रख रखा है, उसकी पूरी लगाम अपने पास रखी हुई है। और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी इस पूरी लगाम को ब्रेक कर अपने हाथ में सियासत लेना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजस्थान की सियासत में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी या गुजरात लॉबी जो भी कहे, इसमें कामयाब हो गई कि जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में सत्ता किसी की हो, मुख्यमंत्री किसी कोई भी हो इन दोनों में, लेकिन लगाम अपने हाथ में रहेगी। दोनों ही जिन परिस्थितियों को निर्मित करके रखे हुए थे, उन परिस्थितियों को जैसे गुजरात में लॉबी ने मिलकर राजस्थान में ढहा दिया, क्या वही बिहार में करने की तैयारी है? क्या बिहार में पर्ची वाले मुख्यमंत्री की तैयारी से वोटर जिस प्रकार से अभी से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति कर रही है? दरअसल बिहार राजस्थान नहीं है, बिहार महाराष्ट्र से भी ज्यादा पेचीदा है, जहां महाराष्ट्र में एक तरह से देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से ठाकरे परिवार और शरद पवार परिवार की जो सियासत पर कब्जा था, जिस प्रकार से राजनीति की कमान अपने हाथ में रखे हुए थे दोनों परिवार, वहां से निकालने की कोशिश में पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली गई। वो बिहार में फिलहाल संभव नहीं दिखता। बिहार में सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को चाहते हैं कि उनके नाम का ऐलान हो। सबसे पहले गठबंधन में उन्हें बड़ा भाई नहीं बल्कि बराबर का दर्जा दिया गया। जब बराबर का दर्जा दिया गया, उसके बाद ये परिस्थितियां पैदा हो गई कि नीतीश कुमार का कोर वोटर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ कोई खेल तो नहीं होने वाला। बिल्कुल उसी तरह का खेल तो नहीं होने वाला जो खेल शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने रखकर उनके नाम पर चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में खेला गया। वही खेल तो नहीं होने वाला जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़कर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया, यानी शिंदे को किनारे कर दिया गया। जेडीयू का कोर वोटर इससे सहमा हुआ है। नीतीश कुमार की नाराजगी इसे हवा दे रही है। और जिस तरह से बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में जो बदला हुआ समीकरण दिखाई दे रहा है, उस बदले हुए समीकरण ने अमित शाह को चिंतित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार सभी जानते हैं बहुत बड़ा है नहीं। बिहार में चुनावी हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा स्पेस है नहीं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता और बिहार का मुख्यमंत्री पद चाहिए। जरा सोचिए, पटना के जिस मौर्या होटल में महागठबंधन के अंदर नाराज चल रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नेगोशिएशन की आखिरी उम्मीद लगाए बैठे, लालू यादव की मध्यस्थता की उम्मीद लगाए बैठे मुकेश सहनी जिस मौर्या होटल में टिके हुए हो, उसी मौर्या होटल में यानी शाम ढलने के बाद अमित शाह पहुंच रहे हैं और उसके बाद यह तय होता है जो सत्ता के करीबी कॉरपोरेट घराने का चैनल माना जाने वाला, उसके मालिकाना, उसके स्वामित्व में चलने वाला चैनल माने जाने वाला एनडीटीवी ने इस खबर को जब दिखाया कि 10 बजे नीतीश कुमार के साथ कल बैठक है, तो सबके कान खड़े हो गए कि आखिर गुजरात के पूरे खेल को छोड़कर, अपने गृह राज्य में जहां मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट बदल रही है, जहां कहा जा रहा था कि नड्डा साहब और अमित शाह साहब दोनों लोग जाएंगे, लेकिन शाह साहब ने पटना की फ्लाइट पकड़ ली, तो हालात की गंभीरता को आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस दिशा में यह हालात जा रहे थे। कई सारी परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी दो चार हो रही है। प्रशांत किशोर ने अलग से बीजेपी के कोर वोटर्स को हलकान कर रखा है। उनकी जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो बिहार के साथ सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं आता, बिहार के साथ वो तमाम सामाजिक परिस्थितियां आकर जुड़ जाती है जहां 2015 से लेकर अब तक शाह नीति, नरेंद्र मोदी का जलवा वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई देता है। होंगे गुजरात में नरेंद्र मोदी चुनावी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, होंगे गुजरात में नरेंद्र मोदी गुजरात के हिंदुओं के हृदय सम्राट, बिहार आकर वो सिर्फ जिस जाति समूह के लोग उन्हें नेता मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, उस जाति समूह के यानी बिहार में जो तेली समाज जिन्हें कहते हैं, उनके नेता से आगे उनकी कोई भूमिका नहीं है। और जब उनकी भूमिका उतनी बड़ी नहीं है तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है। बिहार की परिस्थितियां यदि कुछ अलग दिशा में है तो तय मानिए कि बिहार बदल रहा है। और जब बिहार बदल रहा है, बिहार की परिस्थितियां बदल रही है, तो इस पूरे खेल को देखने के बाद कई सारी चीजें एक साथ साफ हो जाती है। क्या साफ हो जाता है? साफ यही हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच अंदर खाने का जो पैक्ट है वो और मजबूत हो चला है। क्योंकि इस पूरे खेल का पटाक्षेप कैसे हुआ? आखिर नीतीश कुमार अचानक से सियासत के केंद्र में कैसे आ गए? जिनको राइट ऑफ किया जा रहा था, जिनको माना जा रहा था कि अब नीतीश कुमार की सियासत खत्म हो चली है, उन नीतीश कुमार के लिए स्पेस कैसे बना? तो उन नीतीश कुमार के लिए जो स्पेस बना, उस स्पेस को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई लालू यादव और नीतीश कुमार की एक पुरानी दोस्ती ने। जरा सोचिए, लालू यादव और नीतीश कुमार की पुरानी दोस्ती, लालू यादव और नीतीश कुमार ने कैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों को बिहार की सियासत से दूर रखा हुआ है, कैसे अपने कमान में रखा हुआ है। इसको डिकोड किए बिना, इसकी काट ढूंढे बिना, जिस प्रकार से वो कोशिशें कर रहे थे, जिस प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोशिशें कर रहे थे, क्या वो बिहार में कामयाब हो जाता? वरना गुजरात की कैबिनेट के नामों को तय करने का काम छोड़कर शाह साहब पटना आ रहे हैं और कल सुबह 10 बजे नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की खबरें जो चल रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार को सॉरी बोलने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, नीतीश कुमार के वोटर को संतुष्ट करने के लिए मीटिंग हो रही है, या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुगालते में रखने के लिए मीटिंग हो रही है कि चुनाव के बाद आप ही मुख्यमंत्री होंगे। और जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे तो सार्वजनिक रूप से बात कहने में 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बात कहने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिक्कत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह, कांग्रेस की राजनीति अपनी जगह, क्षेत्रीय दलों की राजनीति अपनी जगह, और बिहार की मंडल पॉलिटिक्स जो जाति जनगणना के बाद एक नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ सबके सामने है, वो अपनी जगह। और उन सब के बीच चुनावी हिंदुत्व की राह तलाशते अमित शाह। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार ये होने देते? जरा 3 दिनों का घटनाक्रम देखिए, 3 से 4 दिनों का। जैसे ही भाजपा जदयू में एक ही तरह के ट्वीट के सहारे बराबर बराबर यानी 101 108 सीटों का समझौता सामने आया, वैसे ही महागठबंधन में भी रार फंसने की खबरें चारों तरफ से आई कि कांग्रेस राजद के बीच मुद्दा फंसा हुआ है। दोनों ही तरफ से जब रार फंसती हुई नजर आई तो इस खबर के पीछे
किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, जरा इसे डिकोड करते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखना बखूबी जानते हैं। उन्हें यह बखूबी पता है कि एक की सियासत डूबेगी तो दूसरे की सियासत भी डूबनी तय है। जैसे गुजरात में पहले ठाकरे परिवार की सियासत डूबी, फिर शरद पवार के परिवार को भी खंड खंड किया गया। कमोबेश यही स्थिति बिहार में है। दोनों तरफ से गठबंधनों में रार की खबरें आने के बाद जिस प्रकार से ये लगने लगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरी की पूरी बुनियाद को बिहार में हिला दिया। दिल्ली से लेकर गुजरात और नागपुर तक, संघ मुख्यालय तक हड़कंप मचता हुआ नजर आया। और जब हड़कंप चारों तरफ मच रहा था, तो सभी इस बात को जानते हैं कि उस हड़कंप के पीछे की सियासत कितनी बड़ी थी। उस हड़कंप के पीछे की सियासत दरअसल इतनी बड़ी थी जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। उस सियासत को भांपने का काम अमित शाह ने जरूर किया कि कहीं ऐसा न हो कि लालू यादव और नीतीश कुमार 2015 और 2022 की भांति फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। कहीं ऐसा न हो कि बिहार की सियासत में कोई तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने और आरक्षण विरोधी होने का लेवल इस रूप में चस्पा हो जाए, जो पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए और फिर उत्तर प्रदेश में, जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पीडीए के फॉर्मेट में, पीडीए के फॉर्म में अलग तरह की मंडल पॉलिटिक्स को जमीन पर उतार दिया है, उस फॉर्म में जाकर के वो राजनीति पड़ोस के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को डैमेज ना कर दे। बंगाल चुनाव के पहले बिहार में जायका खराब ना हो जाए। इन सब को भांपते हुए आखिर नीतीश कुमार के सामने शरणागत होने पर भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई। लेकिन क्या नीतीश कुमार इससे मान जाएंगे? शाह साहब का पटना दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार सिर्फ इसी से मान जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। नीतीश कुमार कुछ और चाहते हैं। क्या वो चिराग पासवान ने जो आज 29 सीटों की घोषणा की, क्या उसमें से वो कम कराकर मुकेश सहनी के लिए स्पेस बनाना चाहते हैं? या वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में से 7-8 सीटें मुकेश सहनी के लिए छोड़े, ताकि मुकेश सहनी की इधर एंट्री हो जाए और जनता के बीच मैसेज जाए कि भाजपा अब छोटी पार्टी है, 100 से भी कम सीटों पर लड़ रही है। कई सारे ऐसे सवाल हैं। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार स्थगित हो रही है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित होने के बाद की परिस्थितियों में क्या वाकई बिहार उस जगह पहुंच चुका है जिसमें महागठबंधन के अंदर एक दल कम हो जाए और एनडीए के अंदर एक नए दल की एंट्री हो जाए? एंट्री और एग्जिट के बीच में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खड़े हैं, तो अमित शाह एक नए तरह की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का इकबाल बचाने और भारतीय जनता पार्टी के इकबाल से ज्यादा 14 नवंबर के बाद बिहार का चुनाव किधर जाए, बिहार की परिस्थितियां किधर जाएगी, उसके लिए पहुंचे होंगे। बिहार की सियासत में लोग 14 नवंबर का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 11 नवंबर को जब दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो जाएगी, असल सियासत उसी दिन शाम से शुरू होगी। असल सियासत बिहार में उसी दिन देखने को मिलेगी और हो सकता है कि 14 नवंबर आते आते बिहार के नए गठबंधन की परिस्थितियों का निर्माण हो जाए, क्योंकि बिहार का वोटर तो उस नए गठबंधन को के स्वागत के लिए तैयार दिख रहा है। लेकिन टेलीफोन कॉल की घंटी का बज जाना, 10 सर्कुलर रोड और अणे मार्ग के बीच की दूरियों का कम हो जाना और जो दूरियां जो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से दिखती है, वो वाकई उन दूरियों के मिट जाने की सार्वजनिक उद्घोष को खत्म करने के लिए या उसकी बुनियाद को खत्म करने के लिए अमित शाह को नीतीश कुमार के सामने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट करने के लिए जाना पड़ रहा है। इन सब सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की परिस्थितियों पर हां और ना में बिहार की जनता के सामने जवाब देने की स्थिति में होंगे। क्या हां और ना की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ चुके हैं? याद रखिए, नीतीश कुमार और उनको करीब से जानने वाले लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि बिहार की सियासत में ऊपर से जितने विनम्र नीतीश कुमार दिखते हैं, आचार व्यवहार में जितने विनम्र दिखते हैं, लालू यादव की तरह वोकल नहीं है, खुलकर बोलते नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत वो लालू यादव से ज्यादा बड़ी करते हैं। लालू यादव बड़े वोट बैंक की सियासत करते हैं।
नीतीश कुमार बड़ी सियासत करते हैं और दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कभी भी गठबंधन बना ले, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर बिहार की सत्ता जनता परिवार के हाथ में रखने की जो मंशा है, अमित शाह इस बार भी उसका तोड़ निकालने में सफल नहीं हो पाए। और जब तोड़ निकालने में सफल नहीं हो पाए, तीसरा स्पेस बिहार की राजनीति में वो नहीं बना पा रहे, गठबंधन सहयोगी कहीं ना कहीं नाराज होता हुआ दिख रहा है। और तब सीक्रेट मीटिंग कौन कर रहा है, और सीक्रेट मीटिंग के पहले किसी दूसरी सीक्रेट मीटिंग की बुनियाद को खत्म करने के लिए सारी कोशिशें तो नहीं हो रही है। कई सारे सवालों का जवाब कल की मीटिंग के साथ सबके सामने आने वाला है कि क्या नीतीश कुमार वही है जो नीतीश कुमार आज से 10 दिनों पहले दिखते थे? क्या नीतीश कुमार वही है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर लगभग किनारे करने का मन बना चुकी थी? या नीतीश कुमार वो हैं जिनकी सियासत को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव मंडल सियासत को बचाने और अपने कुनबे का राजनीतिक भविष्य देखते हुए 14 नवंबर के बाद नए सियासी खेल की बुनियाद रखने के लिए आगे बढ़ते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? और महागठबंधन के अंदर एक वास्तविक या एक काल्पनिक, एक आर्टिफिशियल या एक स्क्रिप्टेड, मतलब पूरी तरह से बनाई हुई स्टोरी इस ढंग से प्लांट हो रही है जिससे एनडीए गठबंधन के अंदर जो मतभेद है और महागठबंधन के अंदर जो दिख रहे मतभेद है, उन दोनों के बीच से नई सियासी खिचड़ी के पकने की आशंका ने बिहार से लेकर गुजरात तक पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं परेशान तो नहीं कर दिया है? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों के इर्द गिर्द की सियासत को समझना उससे भी बड़ा है। देखते जाइए, कल अमित शाह का प्रोग्राम बिहार में है, बुद्धिजीवियों का भी सम्मेलन है, सारण जिले में भी एक सम्मेलन की बातें कही जा रही है, लेकिन वो करने कल सुबह भी वो आ सकते थे। आज तो अहमदाबाद जाना जरूरी था, गांधीनगर जाना जरूरी था, भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट को फाइनलाइज कराने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए जेपी नड्डा पर्याप्त नहीं थे। जेपी नड्डा की भाजपा के अंदर क्या भूमिका है, बतौर अध्यक्ष उनकी भूमिका है या अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रवक्ता वहां बना रखा है, वो भूमिका उनकी है, ये इस देश के आम लोग मोदी शाह के फुल कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण वाली भाजपा के दौर में बखूबी जानते हैं। लेकिन नड्डा साहब गांधीनगर गए, शाह साहब बिहार आए। तो शाह साहब का बिहार आना नरेंद्र मोदी की राजनीतिक परिस्थितियों और 240 के नंबर पर बिहार हिला, नीतीश कुमार ने यदि गठबंधन छोड़ने का मूड बनाया तो दिल्ली हिल जाएगी, गुजरात लॉबी को दिल्ली को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू के सामने निर्णय लेने के लिए खुला आसमान मौजूद होगा। इन सारी परिस्थितियों ने दिल्ली से पटना के फ्लाइट के फेयर को भी बढ़ा दिया है। आज भी मैंने चेक किया, दिवाली छठ में घर जाने के लिए कौन सी फ्लाइट कितने की, तो फ्लाइट की आसमान छू रही कीमतों को यदि आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि अहमदाबाद से पटना की फ्लाइट की कीमत भी, गांधीनगर से पटना की फ्लाइट की कीमत भी बहुत बढ़ी हुई है। दिल्ली पटना का फ्लाइट फेयर भी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन इन सबसे ज्यादा बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और इस तापमान के बढ़ने के पीछे नीतीश कुमार है तो लालू यादव भी। अंदर खाने का खेल मिला जुला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन शाह साहब के पास इसका तोड़ क्या है? थोड़ा इंतजार कीजिए, अब तक वो विफल रहे हैं, कितना कामयाब होंगे ये देखा जाना बाकी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।